गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज अपन हिंदी का एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसमें मैं बात करूंगी वर्ण रचना के बारे में। अगर आप महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस उठा करके देखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा शब्द रचना, वर्ण रचना का टॉपिक। ठीक है, तो शब्द रचना पढ़ने के लिए पहले अपने को क्या करना होता है ना, वर्ण रचना पड़ेगा। वर्ण रचना हम जैसे ही पढ़ेंगे उसी के अंदर में फिर हमको शब्द रचना के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। मतलब अगर शब्द रचना पढ़ना है तो उसका सबसे पहला पार्ट होता है आपका वर्ण रचना, फिर यहाँ पर से चीजें जो है वो हमारी स्टार्ट होती हैं। क्लियर है। अब मैंने बोला महिला पर्यवेक्षक, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक सिर्फ महिला पर्यवेक्षक वालों के लिए है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये जो क्लास है वो यूजफुल होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है पढ़ने के बाद। ठीक है, तो जिन बच्चों को हिंदी से समस्याएं हैं वीडियो देखिए, कम से कम 5 मिनट देखिए। उसको देखने के बाद आपको एक्चुअली समझ आ जाएगा कि किस लेवल का मैं तैयारी करवाती हूँ। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया जाएगा ताकि इसके बीच से भी अगर प्रश्न बने तो वो भी आप बहुत आराम से कर सकें। चीजें हमारी क्लियर हो गई। बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्ण रचना हम देखने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात, तो वर्ण किसको कहते हैं जी। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में तो अपने को पहले जानकारी होना चाहिए ना। वर्ण कहते किसको हैं, तो ध्यान से समझेंगे। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण किसको कहते हैं, तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो एक शब्द यूज हुआ है सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि मैंने कहा राम, मैंने क्या कहा राम, तो राम का जैसे ही हम नाम लेते हैं हमको पता है कि राम श्री रामचंद्र जी का नाम है। अब इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, इसी को मैं बोल दूं मरा, या फिर मान लो मैंने ले लिया कमल। ठीक है, ये देखो ये मैंने ले लिया कमल, तो इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है कि भाई एक पुष्प का नाम है। अब इसी को उल्टा कर दो लमक, ऐसा कुछ शब्द होता है, नहीं होता है ना। तो सिंपल सा बात है कि ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। और वर्ण किसको कहा जाता है, तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मतलब अपने मुंह से आप अगर कोई भी ध्वनि निकाल रहे हो और वो किसी अर्थ के साथ बाहर निकल रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को वर्ण कहा जाता है। अब देखिए, इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई भी माना जाता है। सीधे प्रश्न यहां से बन जाते हैं, उसी वे में मैं आपके सामने चीजों को रखी हुई हूं। तो अभिव्यक्ति ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ध्वनि को कहा जाता है। अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई मतलब अगर आप किसी को कोई चीज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, कैसे अभिव्यक्त करोगे। अभिव्यक्त करने के लिए कोई चीज की हेल्प तो चाहिए, और सबसे बड़ा चीज तो आपका जुबान होता है ना, ध्वनि होता है ना। मुंह से आप जो ध्वनि अपने मुंह से बाहर निकालेंगे उसी से ही आप दूसरे को उस चीज को एक्सप्रेस करेंगे कि एक्चुअली आप उससे कहना क्या चाह रहे हो, है ना। तो इसी वजह से अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम चीज क्या होती है, ध्वनि होती है, और इसीलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई कहा जाता है। देखो 2 प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न में आ जाएगा। आगे समझ में अपने को, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है। ये चीज भी हम समझ गए। आगे देखो, लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब ये लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम वाक्य ध्वनि को क्या बोल रहा है, लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी सी छोटी, और छोटी सी छोटी का मतलब होता है इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो लघुत्तम वाक्य की ध्वनि होती है ना उसे हम वर्ण कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बोल दिया आ से छोटा कुछ हो सकता है, अ इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोल दो क से छोटा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि लघुत्तम वाक्य को, ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। लघुत्तम वाक्य की ध्वनि मतलब लघुत्तम वर्ण जो आप अपने मुंह से निकालते हो ना उसे ही आपका वर्ण कहा जाता है। लघुत्तम ध्वनि जो आप अपने मुंह से निकालते हो उसे ही आपका वर्ण कहते हैं। अभिव्यक्त किससे करते हैं, तो ध्वनि से करते हैं, और ध्वनि सबसे छोटे रूप में जो हमारे मुंह से निकलती है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। घुमा के कैसे प्रश्न पूछा जाएगा समझ आएगी अपने को। चलिए आगे बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है। देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहां पर से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, बोला क्या जा रहा है। देखिए, तो वर्ण किसको कहते हैं हम समझ गए ना, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला किसको कहते हैं, तो यही जो छोटी छोटी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है ना जिसको हमने अभी वर्ण कहा, उन्हीं वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे वर्णमाला की संख्या, मूल वर्णमाला की संख्या
44 होता है, लेकिन अगर पूछे कि कुल संख्या कितनी होती है तो 52 होती है। अब ये कैसा लॉजिक है मैडम? तो समझो, अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण की संख्या कितनी होती है, टोटल लग गया है, कुल लग गया है, तब आप बताएंगे 52 होता है। लेकिन अगर पूछे वर्णमाला में मूल वर्ण की संख्या कितनी होती है, टोटल तो 52 होता है नो डाउट, लेकिन मूल वर्ण पूछ देगा तो बेटा याद रखेंगे मूल वर्ण की संख्या 44 होती है। अब ये चीजें हमको याद नहीं रहता है, लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, ये सबको पता है ना। बस उसी 26 का डबल कर दो तो हो जाएगा आपका 52, और वही हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्ण्स होते हैं। आगे अपने को समझ में, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन अगर पूछे मूल वर्ण कितने होते हैं, तब आपको बताना है 44 होते हैं। अब आप हो गए कंफ्यूज, ये 44 कौन कौन सा होता है? तो मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियरली आपको याद करवाऊंगी, समझाऊंगी, और आप देखेंगे कि वीडियो खत्म होते होते तक आपको सारी चीजें याद भी हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पर से मैं बात करूंगी वर्णों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जाता है। सीधे प्रश्न में आ जाएगा। तो वर्णों का जो वर्णमाला हम जो पढ़ रहे हैं ना, जिसमें मैंने अभी आपको बताया टोटल 52 वर्ण्स होते हैं, तो इन वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो समझो, इन वर्णों का वर्गीकरण ना 3 रूप में किया जाता है। कितने रूप में किया जाता है? 3 रूप में किया जाता है। कैसे कैसे 3 रूप में किया जाता है? तो सबसे पहले तो उच्चारण के रूप में करोगे आप, ठीक है, उच्चारण जिस तरीके से आप कर रहे हो उसके रूप पर आप वर्णों का वर्गीकरण करोगे। दूसरा होता है वायु संवेद के आधार पर, ठीक है, और तीसरा होता है आपका तारत्व के आधार पर। आया क्या समझ में? सबसे पहले मैंने बताया ये जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं उनको आप 3 रूप में बांट सकते हो। एक तो आपके तारत्व के आधार पर आप बांट सकते हो, वायु संवेग के आधार पर बांट सकते हो, और तीसरा होता है उच्चारण के आधार पर बांट सकते हो। ये क्या याद हो गया? अगर ये तीनों लाइन याद हो गई हैं तब मैं आपको डिटेल करती हूँ। उच्चारण का मतलब क्या है, वायु संवेग का मतलब क्या है, और त्वरत का मतलब क्या है, तारत्व का मतलब क्या है, सॉरी, है ना। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर अगर मैं बात कर लूं तो हम मुंह से जो चीज बोलते हैं ना उसे उच्चारण करना कहते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण है वो 2 प्रकार का होता है। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। अब आप कुछ भी शब्द अपने मुंह से बोलोगे, कुछ भी शब्द का अगर आप उच्चारण करोगे तो या तो आप स्वर शब्द का प्रयोग करोगे या आप व्यंजन शब्द का प्रयोग करोगे, यही होता है ना। तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार का हो गया? ये उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है समझ लिया हमने। अब आगे देखिए, स्वर किसको कहते हैं? तो ये समझिए, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। अब देखो, स्वर के बारे में कितने सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आपको यहां पर से पता चल गया। क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो स्वर हम कहते किसको हैं? तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब ये स्वतंत्र अस्तित्व का क्या मतलब है? स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब होता है जिनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला अ, अब आ को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं क, तो देखो क का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क धन अ, इसमें अ मिला हुआ है, मतलब क को सहारे की जरूरत है इस अ की, इसी से मिल करके ये क बना है। लेकिन अ को किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, तो ये आपके स्वर में काउंट होगा। वैसे आ भी ले लो, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ई को ले लो, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आगे क्या अपने को समझ में? लेकिन यहीं पर आप खी ले लो, तो खी कैसे बना है? ख और इसके साथ में ई मिला हुआ है, ई की सहायता से ये खी बना हुआ है, तो ये आपका व्यंजन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्वर हम किसको कहते हैं? तो जिन वर्णों को स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, हम उसे ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई। आगे दूसरा देखो, उनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो ये कूट में प्रश्न बन जाएगा आपका बेटा कि किसके उच्चारण में कम समय लगता है, स्वर के या व्यंजन के? तो आप याद रखेंगे स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, क्योंकि मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि होती है। आगे समझ में? अब देखिए, इन्हें मात्रा भी कहते हैं। यह पॉइंट आपके ध्यान में रहना है कि मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वर को ही मात्रा कहा जाता है। मात्रा किसको कहते हैं? स्वर को ही मात्रा कहा जाता है। यहां से बात क्लियर? अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं, स्वर की बात कर रहे हैं। पहले तो अपने माइंड में आप एक क्लियर रखो, स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे स्वर की संख्या 11 होती है। कुछ लोग 13 भी बोलते हैं, बचपन से 13 पढ़ा हुआ है हमने, गलत है। ठीक है, वो बचपन के लिए ठीक था, लेकिन अभी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको परिवर्तित रूप में मिलेंगी। अब सीधा जो मैं समझा रही हूँ वो समझो। स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या 11 होती है। कौन कौन सा होता है? तो आ ई उ री, ए ओ
औ, ठीक है। तो इनको सबको मिला लोगे आप तो क्या बन जाएगा, यह जो है स्वर कहलाएगा। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या 11 होती है। आम, अंगूर का और आहा, इसको भी हम बचपन में स्वर के रूप में ही पढ़ते थे, लेकिन आप याद रखेंगे कि आम, अंगूर का आहा यह स्वर में काउंट नहीं होता है, इनको द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, जो आम, अंगूर का है इसको अनुस्वार कहते हैं, वहीं जो आहा है इसको विसर्ग कहा जाता है। द्विगुणित व्यंजन नहीं, द्विगुणित व्यंजन तो अड़ा और ढ को कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। वो मेरा टंग स्लिप हो गया था, ध्यान रखेंगे। तो आम, अंगूर का और आहा का क्या मैंने बताया, आम, अंगूर का इसको अनुस्वार कहते हैं, वही आहा को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब देखो स्वर की मैं बात कर रही थी, तो स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 11 होती है। आम, अंगूर का और आहा को काउंट नहीं करना है। आगे बात करते हैं। अब देखिए स्वर के 4 प्रकार होते हैं। क्या बताया जा रहा है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के टोटल 4 प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है बेटा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, संयुक्त। कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। तो ध्यान रखेंगे प्लुत स्वर को बहुत सारे लोग स्वर की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्वर कितने प्रकार का होता है, स्वर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। तो पूरे वर्णमाला में जितने स्वर हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। अब देखते हैं एक एक के बारे में। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। याद हो गया, क्या बोलो, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, सबसे कम समय लगे, मतलब जितनी छोटी छोटी की मात्रा है ना, वो आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे तो उसे ही आपका दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो अब इसमें क्या आएगा, तो इसमें जितने बड़े बड़े मात्रा है वो आ जाएंगे। जैसे कि समझो ह्रस्व स्वर हम किसको कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उसे ही आपका ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब यहाँ से सीधे प्रश्न बन जाता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी छोटी छोटी मात्राएं हैं यह आपका ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, ई, उ, री। याद रहेगा क्या, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ये आपका ह्रस्व स्वर है। दीर्घ के बारे में मैंने क्या बताया, अच्छा एक बात और समझो इसके बारे में, ये ह्रस्व स्वर तो ही है लेकिन इन्हें ही आपका मूल स्वर भी कहा जाता है। यह पॉइंट आप स्टार मार्क के साथ लगाएंगे। तो मूल स्वर किसे कहा जाता है, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इन चारों को मिला करके ही आपके बाकी जो स्वर है, जो बड़े बड़े स्वर है वो बना है। जैसे आ कैसे बना, अ से मिलकर ही बना हुआ है। बड़ी ई कैसे बनी, ई से मिलकर ही बनी है। बड़ा ऊ कैसे बना, छोटा ऊ से मिलकर ही बना है। इसी वजह से ये जो 4 स्वर हैं इसे ह्रस्व स्वर के साथ साथ मूल स्वर भी कहा जाता है। एक लाइन में याद रख सकते हो, मूल स्वर किसे कहा जाता है, तो जो ह्रस्व स्वर है उसे ही आपका मूल स्वर कहा जाता है। चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं, आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, जो अ है ना उसको हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है। ये आपको बहुत ही मुश्किल से किसी बुक में मिलेगा। अ को क्या कहा जाता है, हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है। तो सीधे प्रश्न में आ जाएगा शहीद वर्ण किसे कहते हैं, तो अ, अनार को ही हिंदी वर्णमाला का शहीद स्वर कहा जाता है या शहीद वर्ण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हर लेटर के साथ में आपका अ मिला होता है। जैसे क बोल दो तो क धन अ बन करके बना हुआ है, ग बोलो तो ग के साथ भी अ लगा हुआ है, च बोलो तो च के साथ भी अ लगा हुआ है। क्योंकि अ को हर जगह शहीद होना पड़ता है बेचारे को, इसीलिए अ को शहीद वर्ण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर का। तो दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। इसकी मूल संख्या 3 होती है। कितनी होती है, मूल संख्या इनकी 3 होती है। कौन कौन सा, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ध्यान रखना, हमने यहाँ पर स्वरों की संख्या देखी है तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो इन दोनों को हमने मिला दिया तो कितने हो गए, इन दोनों को मिलाने पर हमारे टोटल 7 स्वर हो गए। यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं आगे कुछ और स्वर के बारे में। तो ह्रस्व और दीर्घ को मिलाकर के टोटल 7 स्वर हमारे पास हो गए। अब देखिए संयुक्त स्वर किसको कहते हैं। संयुक्त स्वर जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिल करके नया स्वर बनाते हैं तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब 2 वर्णों को मिला करके जो हम बना रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। खुद काउंट कर लो ना, जब ह्रस्व स्वर 4 है
दीर्घ स्वर 3 है, 7 हो गया, बचा कितना 4। तो यही जो 4 है ये आपका संयुक्त स्वर कहलाता है और ये तीनों प्रकार के स्वर से मिलकर ही आपका स्वर बना हुआ है। मैंने बताया ना प्लूत स्वर को काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि जो प्लूत स्वर है वो वैदिक काल में यूज होता था। अभी वर्तमान में जो 11 स्वर हैं वो 3 प्रकार के स्वरों से मिलकर बना हुआ है, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक होता है आपका संयुक्त स्वर। ह्रस्व की संख्या 4, दीर्घ की संख्या 3 और वहीं संयुक्त की संख्या मैंने कितना बताया 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं? तो जो बच गए हैं वही होंगे यार। कैसे? तो देखो ए संयुक्त स्वर है। क्यों संयुक्त स्वर है? क्योंकि आ और ए को मिलाकर के ये बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए ए आपका संयुक्त स्वर हो गया, ए आपका संयुक्त स्वर हो गया, ओ आपका संयुक्त स्वर हो गया और औ आपका क्या हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। देखो ए किसे किसे मिलकर बना है? तो ए जो है आ धन ई से मिलकर के बना हुआ है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। जो ए है वो आ और ई से मिलकर के ए बना है, आ ई से मिलकर के बना हुआ है। वैसे ए किससे मिलकर बना हुआ है? तो आ सब में कॉमन है। ये देखो आ सब में कॉमन है, चेंज बस इधर की चीजें हो रही है। तो जब आ में ए मिलाएंगे तो उसको मिलाने से आपका ए बनेगा। वैसे ओ कैसे बना है? तो जब आ में हम ऊ को मिलाएंगे तो ऊ को मिलाने से आपका ओ बनेगा। ये भी हमको समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो जब आ में हम ओ को मिलाएंगे तो इसको मिलाने से आपका औ बनेगा। कहने का मतलब हमने को समझ आ गया क्या कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हम यहाँ पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए प्लूत स्वर ह्रस्व स्वर से तिगुना अधिक समय लगता है। यह पॉइंट आपको बस ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर कौन होता है? तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन स्वरों को बोलने में, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। लेकिन ह्रस्व स्वर से तिगुना समय जब जिसको बोलने में लगे उसको हम प्लूत स्वर कहते हैं। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब तिगुना समय लगे मतलब वो कौन होगा? तो पुराने टाइम पर क्या बोला जाता था? ओम। ज्यादा समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगा, तिगुना समय लग गया, तो यही आपका प्लूत स्वर कहलाएगा। जैसे आप जोर से किसी को चिल्ला रहे हो भैया, प्लूत स्वर हो जाएगा। आया अपने को समझ में? इसे ही आपका प्लूत स्वर कहा जाता है। अब नोट करके एक पॉइंट ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? तो आ और व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो आम अंगूर का है और जो आहा है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? तो आम अंगूर का और आहा ये दोनों ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। क्या समझाई मैं? आम अंगूर का और आहा ये ना तो स्वर में काउंट होते हैं और ना ही ये व्यंजन में काउंट होते हैं। तो फिर ये क्या है? तो फिर ये ट्रांसजेंडर है, ना तो पुरुष है ना स्त्री है। समझ आ रहा है क्या? तो आम अंगूर का और आहा ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं और ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं, याद रखना है। तो इसको फिर क्या कहा जाता है? तो इसे अयोगवाह या नपुंसक वर्ण कहा जाता है। सीधे प्रश्न में बन जाएगा अयोगवाह किसे कहते हैं या नपुंसक वर्ण। नपुंसक क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ना तो ये स्वर में काउंट हो रहा है ना ये व्यंजन में काउंट हो रहा है, इसीलिए इसको नपुंसक वर्ण कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। तो आम अंगूर का और आहा आपको याद रखना है। अब समझो, अ को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी। तो इतने पॉइंट अगर आप स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हम शब्द रचना की बात कर रहे हैं, किसके आधार पर बता रही हूँ? उच्चारण के आधार पर बता रही हूँ। तो उच्चारण हम करते हैं तो या तो हम स्वर शब्द अपने मुंह से निकालेंगे या हम व्यंजन शब्द निकालेंगे। तो उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। और स्वर क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूं। अब हम बात करेंगे व्यंजन का कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो देखो, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, हमेशा स्वर वर्णों के सहायता से ही ये बनते हैं, उन्हें ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। मैं ऊपर आपको एग्जांपल देके बता चुकी कैसे बोल रही हूं उसको, है ना। स्वर स्वतंत्र है पर व्यंजन बिना स्वर की सहायता के प्रयोग नहीं हो सकता। अब व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन टोटल कितने होते हैं? स्वर तो मैंने बता दिया, स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की मूल संख्या की अगर हम बात करें तो ये 33 होता है बेटा, याद रहेगा। व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन अगर कुल पूछ दे तो कुल ये 39 होता है। कुल कितना होता है? 39 होता है। अब देखो, इसको मैं आपको काउंट करके भी बताऊंगी, टेंशन मत लो। कैसे? तो ये मूल और कुल का क्या लॉजिक है मैडम? मूल संख्या 33 होती है जबकि कुल संख्या आपका 39 होता है। मतलब 33 में और 6 काउंट हो जाते हैं। कैसे? तो वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। फिलहाल याद हो गया क्या? मूल कितने होते हैं? 33 होते हैं और कुल बोले तो 39 होते हैं। अब देखो, अगर इसी व्यंजन की मैं बात करूं तो व्यंजन में बहुत सारे व्यंजन होते हैं। जैसे स्वर का प्रकार मैंने आपको बताया ना, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है, प्लूत स्वर होता है। वैसे व्यंजन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे स्पर्शी व्यंजन हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया, उष्मीय व्यंजन हो गया, द्विगुणित व्यंजन हो गया। ऐसे तो व्यंजन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब फिलहाल
फिलहाल मैं आपको स्पर्शी व्यंजन की बात करती हूँ है क्या चीजें। तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। अब स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, मतलब कौन कौन सा हो गया, तो याद रखेंगे बेटा, क से म तक जितना व्यंजन है वो आपका स्पर्शी व्यंजन कहलाएगा। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, च, छ, ज, झ, इया, ठीक, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, ठीक है। उसके बाद प, फ, ब, भ और म। तो क से लेकर के ये जो म तक है ना, ये टोटल 25 है। देखो 1 2 3 4 5 और इधर भी 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा ना। तो ये जो 25 हैं ये आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। कौन सा व्यंजन कहलाता है, स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। अब यहां से एक प्रश्न बन जाता है आपका, देखो ये जो वर्ग है ना, ये इसको हम क वर्ग कहते हैं, ठीक है, इसको हम च वर्ग कहते हैं, इसको हम ट वर्ग कहते हैं, इसको त वर्ग कहते हैं, इसको प वर्ग कहते हैं। आया क्या समझ में, क्योंकि ये जो क वाली लाइन है इसको हम पूरा क वर्ग कहेंगे, च वाली लाइन को च वर्ग कहेंगे। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है वो देखो। फिलहाल तो स्पर्शी व्यंजन याद हो गया ना हमको, क से म तक जो व्यंजन यूज होता है उसको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो देखो, ये जो क वाली लाइन है ना, पूरी ये लाइन, ये पूरी ये लाइन, ये क लाइन कहलाएगी। तो ये जो क लाइन है इसे ही हम क वर्ग कहते हैं। इसको कंठ से बोलते हैं। कहां से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है ना, मैं इसीलिए बता रही हूं कि कंठ से कौन से वर्ग का प्रयोग किया जाता है। या उठा करके सीधा दे देगा घ घड़ी का, ये कौन से वर्ग का है, तो ये क वर्ग का है। इसको बोलने के लिए कहां का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे कंठ का प्रयोग किया जाता है। कैसे कंठ का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए आपको बोल कर देखना पड़ेगा। देखो जब मैं बोल सकती हूँ तो तुमको भी मेरे साथ बोलना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी फिर, है ना, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आप बोल के देखिए। क, ख, ग, घ, अंगा, अंदर से आवाज आ रही है, कंठ से आवाज आ रही है, इसी वजह से जो क वर्ग है उसको कंठ वर्ण कहा जाता है। कंठ से हम प्रयोग करते हैं। आगे क्या अपने को समझ में। वैसे अगर मैं च वर्ग की बात कर लूं तो ये पूरी लाइन आपकी च कहलाती है। तो च वर्ण का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो बोलकर देखो, च, छ, ज, झ, मतलब ये जो हमारा मुंह है ना, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम तालु कहते हैं। तो जितने बार आप बोलोगे च, छ, जीभ आपका तालू को टच कर रहा है, ऊपर जाकर के टच कर रहा है, झ, ञ कर रहे हैं ना, तो ये जो च है ना ये आपके तालू को, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से को टच कर रहा है, इसी वजह से इसका प्रयोग करने के लिए तालू का हम प्रयोग करते हैं। तो क वर्ग यह कंठ वर्ण कहलाता है, च वर्ग यह तालु कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसको बोलने के लिए हमको तालू का प्रयोग करना पड़ता है। वैसे ट की अगर मैं बात करूं तो बोलो तो ट, ठ, ड, ढ, ढ, देखो ट ट ट ट बोल रहे हैं तो हमारा जीभ पूरा मुड़ जा रहा है, मुड़ जा रहा है कि नहीं, ट योगा करने लग रहा है हमारा जीभ। तो इसी वजह से इसको मूर्धा कहते हैं, क्योंकि ये योगा करने लगता है। तो ट वर्ग मूर्धा के प्रयोग से बोला जाता है, याद रखना है। वैसे त बोलो, बोलो तो ट, थ, द, ध, दांत को टच कर रहा है हमारा जीभ, कर रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको दंत वर्ण कहते हैं, दंत से निर्मित वर्ण कहते हैं, दंत के प्रयोग से बोले जाने वाला वर्ण कहते हैं। और वैसे प, 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 फ, ब, भ, लिप्स का प्रयोग हो रहा है, ओठ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको ओठ के प्रयोग से बोलने वाला वर्ण। देखो रटना नहीं है, मेरे क्लास में आकर अगर तुम रट दिए तो मेरा पढ़ाना फिर फिजूल हो जाएगा। तुमको प्रैक्टिकल करके खुद से देखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ताकि तुमको रटने की जरूरत ना पड़े। क, ख, ग, घ, अंगा, कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए कंठ के प्रयोग से हम बोलते हैं। च, छ, ज, झ ऊपर जाके टच हो रहा है, इसलिए हम इसको तालु वर्ण कहते हैं। आगे समझ में, ट, ठ, ड, जीभ पूरा मुड़ जा रहा है, योगा कर रहा है, इसलिए मूर्धा वर्ण कहते हैं। प, 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 लिप टच हो रहा है, इसलिए इसको ओठ से बोलने वाला वर्ण कहते हैं। आगे अपने को समझ में। वैसे त, थ, द, दांत टच हो रहा है, इसी वजह से इसको दंत के प्रयोग से बोलने वाला वर्ण कहते हैं। तो ये चीज हमारी क्या क्लियर हो गई। अब देखो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये 25 होती है, जबकि मूल संख्या कितनी होती है, 16 होती है। अब यहाँ पर आकर हम हो गए कंफ्यूज। अब इसमें भी मूल और कुल का झंझट है मैडम, हाँ जी झंझट तो है। देखो स्पर्शी व्यंजन टोटल कितने होते हैं, मैंने बताया 25 होते हैं। कुल पूछे तो 25 होते हैं, लेकिन मूल पूछे तो 16 होते हैं। अब ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया बेटा क्योंकि क लाइन का सबसे लास्ट अंगा होता है, वैसे च लाइन का इया होता है, वैसे ट लाइन का अड़ा होता है,
त लाइन का न होता है और प लाइन का सबसे आखिरी पांचवा वर्ड म होता है। तो इन पांचों को प फ ब भ म, इन पांचों को नासिक के वर्ण में काउंट करते हैं और इसीलिए ये पांचों को हम स्पर्शी व्यंजन में काउंट नहीं करते थे शुरुआत में। इसी वजह से स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 बताई गई है, लेकिन मूल संख्या 16 ही बताएगा क्योंकि टोटल 25 है। 25 में से ये 5 वाले तो हट गए, 16 बच गया। ठीक है, 25 स्पर्शी व्यंजन है और इस 25 स्पर्शी व्यंजन में से क्या ऐड कर दिया गया है, जो नासिक व्यंजन है, जो आपके आखिरी वाले हैं ना, उसको हमने हटा दिया। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 यही होगा ना, इसी वजह से ऐड नहीं किया गया है। तो आपको याद रहेगा क्या, तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है जिसमें कुल 25 होता है पर मूल 16 होता है। 5 वाली लाइन को हम यहां पर से हटा देंगे। आगे हमको समझ में चलिए, अब आगे बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या 33 होती है क से ह तक। अब ये पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया था। अगर मैं हिंदी वर्णमाला की बात कर लूं तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्णमाला होते हैं, तो अगर कुल बोले बेटा तो कुल 39 होता है, लेकिन अगर मूल बोले तो मूल 33 होता है। अब ऐसे कैसे, तो याद रखिए क से लेकर के म तक को मैंने बताया स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प फ ब भ म, उसके बाद आ जाएगा आपका य र ल व श श श और ह तक की जो लाइन है इसे हम मूल संख्या कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल मूल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। क से लेकर के ह तक इसको हम मूल वर्ण कह देते हैं। और कुल तो मैंने 39 कहा, तो फिर ह के बाद और क्या क्या बच गया, तो ह के बाद और बच गया आपका छ त्र ज्ञ और स्र। ये तो 4 हो ही गए, छ त्र ज्ञ स्र। इसके अलावा जो द्विगुणित व्यंजन है अढ़ा और ढ, इनको काउंट किया जाता है। अब ये सब मिलाकर हो गए ना 39। तो याद हो गया क्या आपने को, तो टोटल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कुल अगर पूछे तो कुल व्यंजन की संख्या 39 होती है। मूल पूछे तो मूल 33 होता है। कैसे, तो क से लेकर के ह तक आपका 33 हो गया। अब उसमें आखिरी में जो बच गया, कौन कौन सा आखिरी में बच गया, तो छ त्र ज्ञ, उसका श्र, फिर द्विगुणित जो व्यंजन है अढ़ा और अढ़ा, इसको हम जोड़ देंगे तो इसके बाद फिर ये 39 हो जाएगा। चीजें आपको याद करना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग चैप्टर है इसलिए बहुत आराम से मजेदार तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। वही स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, पर अगर उसमें भी मूल पूछ दे तो आखिरी वाले लाइन को छोड़ देना, 16 होता है। ठीक, अब देखो व्यंजन के भेद हम बात करते हैं। व्यंजन वर्णों के भेद कितने होते हैं, तो मैंने अभी तो बताया ना, जैसे स्वर के भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, संयुक्त हो गया, प्लुत हो गया, वैसे ही व्यंजन के भी अपने भेद होते हैं। कैसे, तो कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, उष्मीय व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है और द्विगुणित व्यंजन होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन मैंने बताया क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ किसको कहते हैं, तो य र ल व, याद रखेंगे, य र ल व, य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वैसे ही उष्मीय व्यंजन किसको कहते हैं, उष्म, उष्म मतलब हवा, गरम हवा, गरम हवा मतलब श श श हा, तो जिसको बोलने में मुंह से हवा निकले उसको हम उष्मीय व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसको कहेंगे, तो संयुक्त मतलब से मिक्स होता है, चाहे 2 स्वर को मिला करके बनाओ तो उसको हम संयुक्त स्वर कह देंगे, और जब हम उसी को 2 व्यंजन को आपस में मिला करके बनाते हैं तब हम उसको संयुक्त व्यंजन कह देते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आखिरी वाले ये 4 आ जाएंगे, छत्रज्ञ स्र, छत्रज्ञ श्र, छत्रज्ञ श्र। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा अढ़ा है इसको द्विगुणी व्यंजन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग 2 जगह पर होता है, या तो इसको आप अड़ा या अढ़ा पढ़ेंगे, डाड़ा या फिर ढ़ा पढ़ेंगे। आगे समझ में, 2 गुणों के रूप में ये प्रयोग होता है, इसी वजह से इसको द्विगुणित व्यंजन ऐसे भी समझ सकते हो, ये ड हो गया, ये ढ हो गया, इसी में बिंदु लगा दिए तो ये ऐसा बन गया। तो 2 बार 2 शब्द सेम टाइप का यूज हो रहा है, इसीलिए इसमें 2 गुण हैं, दैट्स वाई इसको द्विगुणित व्यंजन कह देते हैं। तो व्यंजन के 5 प्रकार अपने को याद हो गया क्या, वेरी गुड। यहाँ से सीधे प्रश्न उठा देगा, जैसे बोल देगा वह किस प्रकार का व्यंजन है, आपको तत्काल बताना है अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है बेटा, अंतस्थ व्यंजन है। आगे समझ में, अब देखिए यहां पर से एक प्रश्न याद रखना है, स्पर्श व्यंजन को ही उदित व्यंजन कहा जाता है। देखो उदित बोल रही हूं मैं, उच्छिप्त नहीं बोल रही हूं ना, उच्छिप्त अलग हो जाएगा, उदित बोल रही हूं, उदित। तो एग्जाम में अगर स्पर्श व्यंजन नहीं दिया, स्पर्श की जगह अगर उदित व्यंजन दे दिया, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, स्पर्श व्यंजन को ही उदित व्यंजन कहा जाता है। उच्छिप्त अलग होता है, उदित अलग होता है, उदित को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है,
देखिए अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाता है। क्या बोला जा रहा है? तो जिनके उच्चारण में जो श्वास है वो अंदर की तरफ जाता है उसे ही हम आपका क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य र ल व, बोलो तो य सांस अंदर जा रहा है, र सांस अंदर जा रहा है, तो ये अंतःस्थ व्यंजन है। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। यहां से स्टार मार्क के साथ पॉइंट ऐड करेंगे। य और र, सॉरी य और व, य व, इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में शरीर में गर्मी आ जाए, बताया ना मैंने, श श श, हाँ ऊष्मीय व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्ण से मिलने वाला, उसको हम संयुक्त व्यंजन करेंगे। द्विगुणित भी मैंने बता दिया, जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन के गुण दिखे उसे हम द्विगुणित कहते हैं। आगे अपने को समझ में क्या? अब देखो यह दो प्रकार का होता है, द्विगुणित व्यंजन दो प्रकार का होता है, एक तो अढ़ा और अढ़ा, हमने अभी देख लिया। अब हिंदी में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो ध्यान से देखो, हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। यहां पर से प्रश्न सीधे एग्जाम में बनता है कि हिंदी वर्णमाला जो है हमारा, तो इस हिंदी वर्णमाला में फारसी भाषा के कितने शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में फारसी भाषा के 5 वर्ण का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा है वो वर्ण? तो याद रखेंगे क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ज, फ, क, ख, ग, ज, फ, ये 5 है जो कि फारसी भाषा के शब्द हैं। वैसे ही हमारी हिंदी वर्णमाला में तुर्की भाषा के भी 2 वर्ण हैं जिसे आप द्विगुणित कहते हैं। ये तुर्की अढ़ा और अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा, ठीक है। फारसी भाषा का क, ख, ग, ज, फ, ये फारसी भाषा का है। तुर्की भाषा का क्या हो जाएगा? अढ़ा, अढ़ा, ठीक है। वही हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के 1 वर्ण है। अंग्रेजी भाषा का भी हमारे हिंदी वर्ण प्रश्न में आ जाएगा कि क्या हमारे हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी का भी कोई वर्ण प्रयोग होता है? हाँ जी होता है। कौन सा है वो? एकखिष्ट होता है, औ जिसको बोलते हैं, और इसके लिए हम इस प्रकार का औ का प्रयोग करते हैं। आगे अपने को समझ में, तो इस प्रकार से हमारा शब्द रचना आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका होगा, है ना, कि किस प्रकार से वर्णों का रचना किया जाता है। तो आज के इस क्लास में मैंने किस बेस पर बताया है बेटा? उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन का पूरा मैंने व्याख्या आपको कर दिया, इसीलिए मैंने कहा इसको वर्णमाला के आधार पर। अब कल की क्लास में इसी शब्द रचना के अंतर्गत और कौन कौन से प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर क्लास मजा आ गया तो कमेंट करके जरूर से बताएं कि क्लास समझ आया है आपको या नहीं आया है। और दूसरी बात, फ्री की क्लासेस हैं, जम करके शेयर करो, सबके पास वीडियो पहुंचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।